हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मनीष। और काफ़ी दिन से मैं आई वाज अनेबल टू पोस्ट वीडियोस बिकॉज आई एम इंडल्ज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ वर्क। सो एक बड़ी जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो सीएसआईआर के लिए। सीएसआर की अभी एक वैकेंसी आई है, एएसओ और एसओ की, है ना। तो इनके लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं अराउंड 444 कुछ करके है, जिसमें से 70 कुछ एसओ की है और बाकी बच्चे कुछ ही एसओ की है। तो बच्चे जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको सभी तरह का सिलेबस मिल जा रहा है, लेकिन दो मेन तौर पे जो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके उनको सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। पहला तो है आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एथिक्स, है ना, जिसके अंदर एथिक्स एंड एप्टीट्यूड एंड ब्ला ब्ला यूं करके है। और दूसरा है आपका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बारे में है। और तीसरा है आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है। सो इसके अंदर मैनेजमेंट का भी जो सिलेबस है वो कई लोगों को मिल चुका है, डिसीजन मेकिंग का भी मिल चुका है, लेकिन एथिक्स का सिलेबस मोस्टली जो बच्चे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है कि एथिक्स कहाँ से प्रिपेयर करनी है, लेकिन बाकी जो बच्चे उनको ये नहीं पता कि एथिक्स कहाँ से प्रिपेयर करनी है। जिनको भी एथिक्स की तैयारी करनी है, मैंने अलग से एथिक्स के नोट्स बनाए हैं। क्या तो वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो शेयर कर सकता हूँ। तो पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे वीडियोस के थ्रू पूरा का पूरा मैं कवर कर दूंगा एग्जाम से पहले। तो अगर आप वीडियोस देख लो और साथ में नोट्स पढ़ लो तो आपका जो एथिक्स पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। पहले से इसके थोड़ा सा जो सिलेबस उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो पहला एसेंस ऑफ एथिक्स, ये भी मैंने कवर किया है ना। और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। ठीक है। और तीसरा है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। आप मैच करते रहना अपने पीडीएफ से कि आप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। चौथा एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज लेसन्स फ्रॉम जो ग्रेट लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, है ना। और रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो इतना ही सही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत थोड़ा सिलेबस है। और इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आएंगे और आप 25 में से 25 इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को थोड़ा इंपॉर्टेंट लेके चलना। चलिए, इस ये जो आज की वीडियो इसमें मैंने एक तो इसका एसेंस कवर किया है, दूसरा इसके डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो शुरू करते हैं। पहला, सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स की क्या एसेंस है ना। तो देखिए, एथिक्स इज कंसर्न विद अदर पीपल्स इंटरेस्ट, है ना, यानी कि पीपल लोगों का इंटरेस्ट, है ना, लोगों के हित का काम, सोसाइटी के हित का काम, और अल्टीमेट गुड। इसका मतलब अल्टीमेट किसका गुड, सोसाइटी का अल्टीमेट गुड और लोगों का अल्टीमेट गुड। यानी सोसाइटी का भी अच्छा हो और लोगों का भी अच्छा हो, ये दोनों जब चीजें मिल जाती हैं तो यही फाइनल एसेंस, फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है किसका, एथिक्स का। ठीक है। दूसरा, स्कोप ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स ओनली वॉलंटरी ह्यूमन एक्टिविटी, वॉलंटरी ह्यूमन एक्शंस। इसका मतलब ये है कि आप नॉन वॉलंटरी ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं, जो आपने बिना सोचे समझे किए हैं, वो एथिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते। जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरे सामने कोई भूखा बैठा है, तो मैंने कुछ सामान खरीदा, फिर भलाई के लिए कि इसकी भूख मिट जाए, ये एक अच्छा काम होगा, है ना। तो ये काम जब मैंने किया है, ये एथिक्स के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि वॉलंटरी एक्टिविटी थी, इनवॉलंटरी नहीं थी कि मैं यूं बैठा था, यूं मैंने कोई सामान फेंक दिया और उसकी झोली में जाके गिर गया। सो दिस इज नॉट एथिक्स। ओके। सो बाकी क्या कि इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अ सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ। यानी सोसाइटी के कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, तो सोसाइटी अपने आप में जो सोसाइटी के लोग हैं वो बनाते हैं। अगर उससे बाहर कोई चीज जाती है तो वो अनएथिकल हो जाती है। अगर उस सोसाइटी के घेरे के अंदर वो चीज रहती है ना, तो वो एथिकल कहलाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरकास्ट मैरिज, है ना। तो ये सोसाइटी का क्या है, एक स्टैंडर्ड है, ये एक रूल है जो उन्होंने पहले से सेट कर रखा है। दूसरा पॉइंट आप इसमें कवर कर सकते हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज। इफ अ गर्ल इज मैरिंग अ गर्ल, सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट। इट इज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज राइट और गुड, नॉट व्हाट इज मोस्ट
एक्सेप्टेबल। 20 गुंडों के बीच में खड़े हो, है ना, और एक इंसान आपके सामने पड़ा है जो बेकसूर है, लेकिन वो सारे के सारे लोग, उनको क्या एक्सेप्ट करना है, उनको क्या चीज स्वीकार है, बाकी जो आसपास के लोग आपके पास खड़े हैं, कि आप उस बंदे को मार दो, है ना। तो लेकिन सही क्या है, उसको वहां से बचाओ। और अच्छा क्या है, यही अच्छा है, बेकसूर इंसान को बचाया जाए। लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट है, जिस क्लाइमेट में, जिन लोगों के साथ आप, वो नहीं चाहते कि वो बचाया जाए। एक्सेप्टेबल तो यही है, लेकिन सही और अच्छा वो है, तो ये एथिकल नहीं होगा, ये एथिकल होगा। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यूज कैसे, कि जैसे इंसान सोसाइटी के लिए क्या सोचता है, उसके अच्छाई के लिए क्या सोचता है, अपने राज्य की अच्छाई के लिए क्या सोचता है, ये वैल्यूज, है ना, वो क्या चीज़ों को वैल्यू करता है, कि भैया ये अच्छी है, ये गलत है, ये मेरे जो देश का एक राष्ट्रीय धरोहर है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको बचाएं। तो ये एक अच्छी वैल्यू है, ये एथिकल चीज़ है ना। ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, और उसमें अच्छा और सही क्या है, वो चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, अब चलते हैं, ये था आपका एसेंस। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, डायमेंशंस कितनी है। डायमेंशंस के मतलब क्या होते हैं, टाइप्स, कितने प्रकार के एथिक्स होते हैं। ठीक है, सो पहला देखो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा मेटा एथिक्स, और चौथा अप्लाइड एथिक्स, है ना। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेन एथिक्स में जो आपके डायमेंशंस हैं वो चार ही होती हैं। सब डायमेंशंस तो कई सारी होते हैं, नॉन कॉग्निटिव और कॉग्निटिव, बट वो चीज़ें हमको नहीं पढ़नी, वो ज़्यादा डेप्थ में चली जाती है, हमको आप बड़ा बड़ा मोटा मोटा ऊपर से पढ़ना है। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है, ये किस में विश्वास रखता है, पीपल्स बिलीव, लोग क्या मानते हैं, मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में लोग क्या मानते हैं, ये उसमें विश्वास रखता है। नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर कोई रेप करता है और लोगों का विश्वास ये है, या किसी एक इंसान का विश्वास ये है कि भैया इसको फांसी की सजा देनी चाहिए, या फिर उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके इसको गोली मार देनी चाहिए, तो उनके लिए क्या मोरालिटी है, वही मोरालिटी है। हालांकि वो सही है नहीं है, या सही है, ये उस वक्त लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा, इट डिस्क्राइब्स एज हाउ पीपल लिव इन देयर लाइफ। अब देखो, जैसे विश्वास होता है लोगों का, लोग अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करते हैं, है ना। हाउ दे थिंक, और वैसा ही सोचते हैं, और वैसा ही एक्ट करते हैं, यानी वैसा ही काम करते हैं। दिन अगला देखो, इट प्रोवाइड्स ए हिस्ट्री ऑफ देयर टैबूज, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस। इसको विश्वास किसी न किसी चीज से तो बना है। बिलीव जो सिस्टम होता है वो ऐसे ही तो नहीं बन जाता, कुछ तो उनके टैबूज रहे होंगे, है ना, कुछ तो धारणा, कुछ तो डर उनका रहा होगा, कुछ उनके ट्रेडिशंस भी रहे होंगे, है ना। आमतौर पे जो हमारे यहाँ फौज में लोग जाते हैं, तो जो उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से ज्यादातर लोग फौज आर्मी के अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का माहौल रहता था। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादातर आक्रमण और इन्वेडर्स, ये सारे अटैक जो होते रहते थे, तो आमतौर पे लोग लड़ना चाहते थे, है ना। और वो धीरे धीरे लड़ाई सीख गए, और उनके अंदर वो भावना, उनका डीएनए धीरे धीरे इवोल्व होता चला गया और चेंज होता चला गया। तो आप भी देखो, तो सबसे ज्यादा अपराध भारत देश में कहाँ है, उत्तर भारत में मिलेगा। तो यही लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर जाते हैं, या पुलिस फोर्स के अंदर जाते हैं। क्यों, ये एक ट्रेडिशन एक तरह का बन गया है। क्या ट्रेडिशन, लड़ने का ट्रेडिशन, तो वही दिमाग में हमेशा चलता रहता है। किस तरह की उनकी प्रैक्टिसेस रही हैं, किस तरह के काम वो करते हैं, तो वो चीज क्या डिफाइन करती है, उनका बिलीफ डिफाइन करती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इट इज रिलेटेड विद द एक्शन ऑफ द पीपल। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जैसा बिलीफ होगा वैसा ही क्या होगा, एक्शन होगा। उसके बाद में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपेरेटिव एथिक्स। ये एक फैक्ट है, इसका सवाल आ भी सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपेरेटिव एथिक्स। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो, व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट, यानी लोग क्या सोचते हैं कि क्या सही है, तो वो क्या करेंगे, वही करेंगे। तो इससे हमें किसका उत्तर मिलेगा, इससे हमें डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो होती है उसका उत्तर मिलेगा। लोग क्या सोचते हैं वो क्या सही है, अब जो लोगों का विश्वास है, लोग तो वही सोचते हैं कि वो सही है, और वही काम वो करते हैं। ठीक है, लॉरेंस कॉलबर्ग की एक थ्योरी थी जिसको मॉरल कॉन्शियसनेस के नाम से जाना गया था, वो भी इसी तरीके की थ्योरी, इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एक फैक्ट है, ये सवाल भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि लॉरेंस कॉलबर्ग जो थ्योरी है मॉरल कॉन्शियसनेस की, वो कौन से एथिक्स से
रिलेटेड है, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से वो रिलेटेड है। उसके बाद में नॉर्मेटिव एथिक्स देखिए, नॉर्मेटिव एथिक्स को क्या बोलते हैं साथ साथ में, पर्सपेक्टिव एथिक्स बोलते हैं। क्यों? कि लोगों का एक परसेप्शन सेट करने में हेल्प करता है। कैसे? ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है। देखिए कि हाउ द पीपल शुड एक्ट एंड डिफाइन व्हाट इज अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी ये नॉर्मेटिव एथिक्स में एक सीरीज ऑफ सेट्स रूल्स बनते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमें कब मिलेगा कि हाउ शुड पीपल एक्ट, यानी लोगों को किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है। ये कौन से की तरफ लेके जाएगा हमको? नॉर्मेटिव एथिक्स के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है। बहुत इजी है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? बिलीफ सिस्टम के ऊपर। जैसा आपको लगता है वैसा आप करते हो। इसमें इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। एक तो है एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स, जो है ये नॉर्मेटिव एथिक्स जो होती है उससे रिलेट करती है। फिर इमैनुअल कांत की डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, वो भी नॉर्मेटिव एथिक्स से रिलेट करती है। और जॉन स्टुअर्ट मिल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, ये जो थ्योरी है तीन। और चौथी है भगवत गीता। ठीक है। जिसका कौन सा कंसेप्ट है? निष्काम कर्म योग। ये किससे रिलेट करती है? नॉर्मेटिव एथिक्स से रिलेट कर। तो नॉर्मेटिव एथिक्स और ये जो थ्योरी है ये यूं कहती है कि आप वो काम करो जो सही है, उसी से आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। कैसे? एक इसका एग्जांपल और ले लेते हैं। भगवत गीता का एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं निष्कम कर्म योग। इसका मतलब ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि कर्म करो, काम करने में तुम्हारी क्या है? खुशी है। अगर फल की चिंता करोगे और फल आपको अगर नहीं मिला तो आप क्या होगे? दुखी होगे। तो ये सेम जो सारी की सारी तीनों चारों थ्योरीज हैं ये एक जैसी ही होती हैं। हमने बहुत पहले लिख दी थी भगवत गीता में, है ना, प्राचीन भारत में। इन्होंने अभी लिखी है 100 200 300 साल पहले। तो चले, अब इसमें गोल्डन रूल भी है। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि वी शुड नॉट डू टू अदर्स व्हाट वी वुड वांट अदर्स टू डू अस। यानी हमें लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर वैसा ही बर्ताव लोग हमारे साथ करें तो हमें दुख हो, है ना। ऐसा बर्ताव हमें लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा काम भी हमें किसी लोगों से नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी को अगर झूठ बोलते हैं तो हमें ये एक्सपेक्ट करना होगा कि वापस भी हमको क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। क्या हम चाहेंगे कोई हमसे झूठ बोले? बिल्कुल नहीं। क्या कोई चाहेगा कोई हमें हरास करे? बिल्कुल नहीं। कोई चाहेगा हमें कोई प्रताड़ित करे, टॉर्चर करे? बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि लोग हमें मारें या पीटें? बिल्कुल नहीं। और क्या हम चाहते हैं कि लोग हमारा कत्ल करें? बिल्कुल नहीं। तो ये जो थ्योरी है ये उसी से रिलेट करती है, सभी की सभी थ्योरीज। और इसी को नॉर्मेटिव एथिक्स बोला जाता है। और गोल्डन रूल क्या है? यही है गोल्डन रूल। ठीक है। चलिए, अगला जो है तीसरा टाइप वो है मेटा एथिक्स। ठीक है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड मानी जो मेन स्ट्रीम चीजें हैं उनसे पीछे जाके, उससे भी गहराई में जाके ये चीज निकाल के लाता है। तो पहला पॉइंट देखिए आप इसका कि टू डिसाइड वेदर द सर्टेन इश्यू और ऑब्जेक्ट इज मोरली करेक्ट और रॉन्ग इज द वर्क ऑफ मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या काम करता है? ये फैसला लेता है कि ये कोई भी जो इश्यू है, इश्यू का मतलब कोई भी अगर मुद्दा है, कोई मसला है, वो मोरली सही है या गलत है। ये काम किसका है? ये काम मेटा एथिक्स का है। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो है ये। कैसे? इट इज कंसर्न्ड विद द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द एथिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। यानी एथिकल कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे एथिकल कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा बुरा, यही तो है मेनली एथिकल कॉन्सेप्ट। और क्या है ना। तो इन चीजों के बियॉन्ड, यानी इनका ओरिजिन कहां से हुआ, उन चीजों के बारे में, ये चीजें कहां से निकल के आती हैं। अगर अच्छा है तो अच्छा क्या है, और अगर बुरा है तो बुरा क्या है, क्या डेफिनेशन उसके, क्या चीज उसको अच्छा बनाती है ना। तो ये पूरे का पूरे जो एथिकल कॉन्सेप्ट हैं इन पर काम कौन करता है? मेटाफिजिक्स करता है। हमको सिर्फ यही लाइन क्या रखनी है, याद रखनी है कि ओरिजिन और उसका जो मीनिंग है एथिकल कंसेप्ट का, उससे कंसर्न्ड है, ये उससे डील करता है। ठीक है।
और कौन कौन से कंसेप्ट हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, चलिए लास्ट जो हमारा टाइप है वो है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है डिस्क्रिप्टिव प्लस नॉर्मेटिव प्लस मेटा और इनका क्या, एप्लीकेशन। यानी ऊपर जितने भी हमने वो पढ़े हैं, आपके एथिक्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस, उनको हम सभी को एक साथ मिला के या अलग अलग करके किस तरीके से उनकी जो थ्योरी है उनको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन में तब्दील कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अप्लाइड एथिक्स बोला जाता है। कैसे? इट एग्जामाइंस द स्पेसिफिक एंड कंट्रोवर्शियल मोरल कंसेप्ट्स। ठीक है, जितने भी कंट्रोवर्शियल और मोरल कंसेप्ट्स हैं उनको क्या करती है, एग्जामाइन करती है कि वो सही है या नहीं है। फिर उसको कैसे अप्लाई होता है, देखो अबॉर्शन है ना, लीगल एज से पहले क्या अबॉर्शन सही है, या शादी से पहले क्या अबॉर्शन सही है या क्या गलत है। ठीक है, तो इसका फैसला कौन करेगा, अप्लाइड एथिक्स, है ना। एनिमल राइट्स, जानवरों को खाने के लिए मारा जा रहा है, ठीक है, और किसी जानवर ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपने उसको गोली मार दिया, ऐसा कुछ किया जिससे वो मर गया, तो क्या ये सही है या गलत है। तीसरा है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया होता है किलिंग ड्रग। ठीक है, अगर कोई इंसान काफी लंबे समय से बीमार पड़ा है और कोमा में है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उसमें यूथेनेशिया का प्रयोग किया जाता है और उसको एक चीज दी जाती है जिसको बोलते हैं स्वीट डेथ। ठीक है, क्योंकि जो इंसान पिछले 15-20 साल से, 30 साल से, 40 साल से कोमा में है, तो कोर्ट जो है, अदालत भी कई बार ये मानती है कि ये चीज जो है ठीक है, क्योंकि वो इंसान दुख पा रहा है, तो एक काम करते हैं कि उसको यूथेनेशिया दे के स्वर्गवास सुधार देते हैं। ठीक है, तो ये चीज सही है या गलत है, इसको कौन डिसाइड करता है, अप्लाइड एथिक्स। यानी उस वक्त अप्लाई करते वक्त क्या इस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या उस तरीके की कंडीशन सिचुएशंस बन रही हैं कि जिनमें हम ये फैसले ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो वो सही है, अगर नहीं ले सकते तो वो गलत है। और वो सारा का सारा कंसेप्ट किसका बन जाता है, अप्लाइड एथिक्स का। अगला देखिए, इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द एथिकल डायमेंशन। ये मैं आपको बता चुका हूं। सवाल कैसे निकलते हैं कि हाउ डू वी टेक मोरल नॉलेज, जो हमने नैतिक ज्ञान लिया है, जो मोरल जानकारी ली है, उसको हम प्रैक्टिस में कैसे रखें। ठीक है, और उसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। ठीक, तो यही चीजें इसके अंदर ज्यादातर आती हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट एसेंस पूरा हो गया, और आप ये देखोगे कि ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, तो 1 2 3 4 टॉपिक बचे हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो, ताकि मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। पीडीएफ फॉर्म में है मेरे पास, वो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि आप कोई बड़ी बुक खरीद के लाओगे तो फिर उसका फ़ायदा क्या। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आई होप ये आप एग्जाम जो है उसको क्लियर कर पाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।